हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की शुरुआत 18 दिसंबर से होने जा रहा है और आज 5 दिसंबर हो चुका है। तो यहाँ से केवल हमारे पास 12 दिनों का समय बाकी है। तो जितना भी समय हमारे पास बाकी है, इन दिनों में हम दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए नए नए फुल प्रैक्टिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि 18 दिसंबर के पेपर में किस लेवल के और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आज के पहले क्लास को कंप्लीट देख लीजिए। आपको ये मालूम हो जाएगा कि 18 दिसंबर के पेपर में किस लेवल के और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि इस बार एग्जाम एसएससी करवाने वाली है। ओके, जो कि पूरे नए पैटर्न पे आपको सवाल मिलने वाले हैं। तो आज के पहले क्लास में हम लोग बेस्ट लेवल के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 43 प्लस होने वाला है। तो ऐसे प्रश्न से आपका सिलेक्शन होने वाले हैं, जो कि आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो दिल्ली पुलिस एग्जाम 18 दिसंबर को टारगेट करते हुए एक दिन में हम लोग तीन नए नए प्रैक्टिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। एक सुबह 8 बजे करेंगे, एक दोपहर 12 बजे करेंगे और एक शाम 6 बजे करेंगे। तो दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 15 मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे। पूरे 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर होने वाला है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के पहले पेपर को हल करते हैं। देखते हैं पहले पेपर में हम लोग कितना स्कोर करते हैं, जो कि एसएससी के नए पैटर्न पे। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल किस राज्य में किया जाता है? तो गुजरात राज्य में। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? तो इनमें से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? तो विकास है, आधुनिकीकरण है, समता है और आत्मनिर्भर है। तो यहां से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? बताइए, नेशनल वाटर 10 किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से इस किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है, तो मूल रूप से ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा में लिखी गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बताइए, किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो एमआरटीपी अधिनियम के द्वारा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की? बताइए, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किया था? तो हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है? तो रायोलाइट है। तो यहां से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध कौन से वादक है? अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध कौन से वादक है? तो मृदंगम वादक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 200 है।
डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लस नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में हम लोग लगभग 3 फुल प्रैक्टिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल नया पैटर्न पे जो एसएससी जिस तरह से 2025 में आपका एग्जाम में सवाल पूछी थी। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 2016 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? किस वर्ष राजनीतिक हिंसा दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? तो 1919 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिसज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? बताइए, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास है एलिसज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, किस लेखक ने लिखा था? तो लुइस कैरोल ने लिखा था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन सी योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन थे जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? उस टाइम कौन प्रधानमंत्री थे जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो इस टाइम पीवी नरसिम्हा राव थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? बताइए, कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो साथियों याद रखिए, एसएससी कभी भी नया सवाल आप सभी से नहीं पूछती है करंट अफेयर में खासकर, और दिल्ली पुलिस में उतना करंट अफेयर के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, केवल 2 से 3 सवाल करंट अफेयर के आने वाले हैं इस बार। ओके, तो ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एनी बेसेंट किसके प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी? एनी बेसेंट किसके प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? कित्तूर किला, ये भी आपका कर्नाटक में स्थित है। गोल गुम्बज, ये भी कर्नाटक में स्थित है। हुलेश्वर मंदिर, ये भी कर्नाटक में स्थित है। लेकिन जो पलक्कड़ किला है ये तो केरल राज्य में स्थित है। तो यही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? तो केरल और लक्षद्वीप में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? बताइए, किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो साइना नेहवाल ने लिखी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए, उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है?
तो तबला से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, प्यादा किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो तमिलनाडु राज्य से हुई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 27, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? बताइए, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? तो याद रखिएगा दोस्त मेरे, सोवियत संघ ने सबसे पहले शुरू किया था पंचवर्षीय योजनाओं। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो राज्यपाल बुलाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो आप जानते हैं साथी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो नाइटहुड की उपाधि थी वो त्याग दिया था, लौटा दिया था। डी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? तो पुरोहित करते थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 41 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित में जोड़े गए थे? तो इनमें से कौन सा शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित में जोड़े गए थे? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक को 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया? बताइए, किस भरतनाट्यम नर्तक को 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया था? तो चित्रा विश्वेश्वर शरण को। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो इस समय मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? तो उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का एग्जाम्पल इनमें से तो गेहूं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? बताइए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई किस क्षेत्र में की गई थी? तो दुर्ग क्षेत्र में की गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है?
तो साथियों अनुच्छेद 21 से ये किस अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। 2003 में कौन पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना बनी थी? बताइए 2003 में कौन पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना बनी थी? तो सोनल मानसिंह बनी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हल करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक हैं? तो भील जनजाति हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। एक लघु उद्योग को संपत्ति पर अनुमत अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जो कि कितने रुपए के बराबर है? बताइए एक लघु उद्योगों को संपत्ति पर अनुमत अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है कि जो कि ये कितने के बराबर यानी कितने करोड़ या कितने लाख के बराबर है? तो ये 1 करोड़ के बराबर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? जो उपन्यास है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लेखक कौन है? तो किरण देसाई हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। बथुकम्मा क्षेत्र के आकर्षक फूलों के साथ क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला किस राज्य का एक रंगीन पुष्प त्यौहार है? बथुकम्मा क्षेत्र के आकर्षक फूलों के साथ क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला किस राज्य का एक रंगीन पुष्प त्यौहार है? बताइए बथुकम्मा किस राज्य का है? तो तेलंगाना राज्य का है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष के अधिनियम का पथ प्रशस्त हुआ था? बताइए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष के अधिनियमन का पथ प्रशस्त हुआ? तो 1919 के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। योजना कब शुरू की गई थी? बताइए राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था जो कि इसको 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है? तो यह शुरू किया गया था 2014 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कॉल करिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? तो 48वां स्थान था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। दीपा ससींद्रन, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? बताइए दीपा ससींद्रन, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ये किस भारतीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो ये कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई हैं। तो आप बताइए दोस्त कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? बताइए किस राज्य में उत्पन्न हुआ था कुचिपुड़ी? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाई क्षोभ मंडल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? बताइए भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो पूरे 29 प्रश्न पूछे गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 18 दिसंबर को टारगेट करते हुए आज ये हमारा पहला क्लास कंप्लीट हो चुका जो कि 5 दिसंबर को। तो अब बताइए दोस्त आप सभी का बेस्ट 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर है? देखिए आज पहला क्लास था तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन अब जो दूसरी क्लास 12 बजे आपको मिलेगी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। एक एक शानदार क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा क्लास बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको क्लास मिलता है। जो दोपहर 12 बजे क्लास आएगी वो तो अलग लेवल की क्लास होने वाली है।
तो यदि आप भी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से और अपना बेटर स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो डेली क्लास करेंगे 3-3 क्लास। ओके, और आज से आप लोग अपना एग्ज़ाम का स्लॉट सिलेक्ट कर लेंगे भाई, आप बुक कर लेंगे, क्योंकि एक हफ्ते पहले आपको स्लॉट बुक करना है। यदि आप बुक नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा एसएससी की तरफ से। आज इसे 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप 30 दिसंबर तक करेंगे। जब आपका एग्ज़ाम मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम 1 जनवरी को देना है, आपको मान के चलिए एग्ज़ाम आपको 18 दिसंबर को देना है, तो अपना आप स्लॉट बुक करेंगे 11 को ही, एक हफ्ते पहले आप बुक करेंगे, तभी एसएससी आपको आपके स्लॉट बुक के तहत एग्ज़ाम करवाएगी आपके सिटी में। जो भी आप एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करेंगे, किस शिफ्ट में देना चाहते हैं, कब देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, एक एक क्लास में अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोपहर 12 बजे एक नए क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।